अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम जहरा और आप देख रहे हैं हमारा पाकिस्तान टीवी चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मेरे अतराफ़ में दिख रहा होगा कि मैं इस वक्त मौजूद हूं कराची सिटी कोर्ट में। यहाँ मेरे साथ एक नौजवान है जो मुझे काफ़ी परेशान हाल लग रहे थे, तो मैंने इनसे बात की। तो जो हमारा अदालती निज़ाम है, जो सिस्टम है, उस हवाले से इन्होंने मुझे कुछ बताया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इनकी ज़बानी कुछ बातें आप लोगों तक पहुँचाऊँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा अपना तारुफ कराइएगा। मेरा नाम फ़रहान है और मेरा एजुकेशन की फ़ील्ड से ताल्लुक़ है। मैं एक एमफिल हूँ एजुकेशन के अंदर आगा खान यूनिवर्सिटी से, और पिछले 1 से 1.5 साल से जो है मैं कोर्ट के अंदर इंगेज हूँ 2 मामलात के अंदर, जो कि पर्सनल फैमिली डिस्प्यूट्स थे हस्बैंड और वाइफ के दरमियान पे। तो उन्होंने खुला के लिए अप्लाई किया था और उसके बाद जो है वो चाइल्ड के कस्टडी के केस के हवाले से और दौरी के केस के हवाले से मुझे जो है इन्होंने इंगेज किया था, और चाइल्ड मेंटेनेंस के केस के हवाले से। तो मैं पिछले 1-1.5 साल से जो है कंटिन्यूसली अपनी जॉब्स को जो है वो स्किप करके जो है मैं यहाँ आता हूँ और कोर्ट के अंदर अपीयर होता हूँ, लेकिन हमारे केस जो है वो आज भी आगे प्रोसीड नहीं हो पा रहे हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो अदलिया का निज़ाम है इंतहाई सुस्त और नाक़िस है। बेसिकली मैं थोड़ा सा उसको रीफ्रेज़ करूँगा कि आपने बिल्कुल सही फरमाया है, लेकिन अब जैसे कि हमें अंदाज़ा है कि कोर्ट के अंदर बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन हमें जो है ना टाइम फ्रेम जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और जो लॉज के अंदर जो लिखे हुए हैं, जो वो इन मैटर्स के लिए, जो फैमिली मैटर्स के लिए सजेस्ट किए जाते हैं, हमारे जजेस जो है वो उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे होते हैं। मतलब अगर एक केस जो 6 महीने में ख़त्म होना चाहिए था, वो आज 1.5 साल हो चुका है और अभी भी उसी पॉइंट के ऊपर है जहाँ पे शुरू हुआ था। लाइक मैं अगर एक टाइम फ्रेम को देखूँ या मैं ये देखूँ कि मेरे केस आगे कहाँ तक बढ़ा है, क्या प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, तो मुझे कुछ अंदाज़ा हो कि पहले हम यहाँ खड़े हुए थे, आज हम यहाँ तक हैं, अब आने वाले वक्त के अंदर ये केस रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन ऐसा कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आती है। मतलब जो पहले ज़िले पे खड़े हुए हैं वो वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। जी, और तकरीबन ये वही के वही खड़े हुए। और दूसरा ये भी है कि जब आगे आपकी चीज़ें बढ़ती है वो मेरिट्स की बेसिस पे नहीं होती है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर हम लॉ की इंटीग्रिटी के अंदर जाएं, क्योंकि अब मैं पिछले 1-1.5 साल से जो है वो इसी चीज़ों को स्टडी कर रहा हूँ, लॉ के क्लॉसेस को स्टडी कर रहा हूँ, दूसरे मैं यूट्यूबर्स को जो है वो एक्सप्लोर कर रहा होता हूँ, डिफरेंट लॉयर्स से मैं बात कर रहा होता हूँ। तो मुझे जहाँ तक अंदाज़ा हुआ है और जिस तरीके से मैंने ऑनलाइन कुछ लिटरेचर को जो है वो गो थ्रू किया है, उसमें मुझे अंदाज़ा होता है, जैसे मिसाल के तौर पे आपका जब निकाहनामा साइन होता है, उसके अंदर जब आप अपने महर की एक रकम लिखते हैं, उसके नीचे ही वहाँ पे अवेलेबिलिटी का टाइम लिखा हुआ होता है कि क्या वो आपने अदा कर दिया है या आपने उसको लेटर ऑन छोड़ा है। अगर आप उसे ब्लैंक रखते हैं तो उसके बाद ये होता है कि आप चाहे शादी के कितने सालों के बाद भी अगर आपकी रिलेशनशिप एंड हुई होगी, एज़ पर द लॉ जज साहब ये कंसिडर करेंगे कि वो उस वक्त पे कर दिया गया होगा, ठीक है, क्योंकि वो अभी ब्लैंक है। सही है। लेकिन आज यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट होता है कि अगर ख़वातीन ने खुला के लिए अप्लाई किया है तो एज़ पर द लॉ जो है उसको हक महर नहीं दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद जब उन्होंने दौरी का केस किया, उसके अंदर इस चीज़ को उन्होंने डाला है और उन्होंने ये क्लेम किया है, तो जज साहब ने उनकी उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट भी किया हुआ है। ठीक है। दौरी क्या चीज़ है? दौरी ये होती है कि बेसिकली आप ये क्लेम करते हैं कि शादी के टाइम पे हमने जो है ना बहुत सारे ऑर्नामेंट्स दिए थे, एज अ जहेज़ आप कह सकती है या एज अ गिफ्ट आप कह सकती है, जो मोस्टली गिफ्ट्स जो होते हैं शादी के अंदर एक दूसरे के साथ फैमिलीज जो है वो एक्सचेंज करती है। अब इस जगह पे यहाँ पे क्या होता है कि लॉ उसी वक्त एक्टिव होता है जब कोई आदमी के दरमियान में डिस्प्यूट हो। अदरवाइज़ आप खुशी खुशी आएंगे लॉ कानून के पास, वो कहेंगे कि हमारे दरमियान में एक पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है जिसको आप हेल्प करें, तो शायद वो कभी केस एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ एक दूसरे के ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल 9 साल के बाद आपने कोई चीज़ दी हो और वो चीज़ क्या उसी कंडीशन के अंदर वहीं पे रही होगी, क्या उसकी कोई वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट नहीं हुई होगी, वन थिंग। दूसरा कि क्या 9 साल की रिलेशनशिप के बाद आपको ये लगता है कि कोई आदमी जो है वो सामने वाले पार्टनर पे, अपने स्पाउस के ऊपर जो है वो उसकी तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो अपना हक जमा रहा होगा और क्या कहते हैं वो उसके पास नहीं होगा। क्योंकि अगर एक रिलेशनशिप 9 साल चल रही है तो उसका मतलब ये है कि उसमें कुछ अच्छे दिन भी होंगे, कुछ चैलेंजेस भी होंगे, जो होते हैं हमेशा हर रिलेशनशिप के अंदर। लेकिन अब यहाँ वो झूठ की बेसिस के ऊपर कि अपनी एक्चुअल इनकम और अपनी एक्चुअल फाइनेंशियल वर्थ से कहीं गुना ज़्यादा का क्लेम किया गया है। अच्छा ये बताओ, आपकी शादी को कितना अर्सा हुआ? 9 साल हो चुके थे। 9 साल हो गए जी। और पसंद की शादी थी? पसंद की नहीं थी, अरेंज थी, लेकिन बाद में हम एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से पसंद भी करते थे और एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त भी गुजारते थे। और तो फिर फड्डे किस बात पे शुरू हुए? एक पर्सनली देखिए दोनों स्पाउसेस, अब आज की तारीख में हमें एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से लाइफ आगे बढ़ती जा रही है,
एक जब पार्टनर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती है तो वो एक रिलेशनशिप के अंदर जो पहले इमोशंस की बेसिस के ऊपर जो जज्बात हुआ करते थे वो हमेशा इमोशंस जो है वो सेम टेंडेंसी के अंदर नहीं रहते हैं। तो उसकी वजह से जब वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो आप जो है कहीं और तरफ देखने की कोशिश करते हैं जहाँ से आपको आपकी लाइफ के लिए कुछ अट्रैक्शन और दूसरी चीज़ें मिल सके। तो मेरी वाइफ और मेरे बीच में जो पर्सनल डिस्प्यूट हुआ था वो ये था कि मेरी वाइफ एक अनएथिकल रिलेशनशिप के अंदर जो है वो एंटर हो चुकी थी, जिसके साथ मेरे तकरीबन 1-2 साल जो है उन मामलों को मैंने हैंडल करने की कोशिश की। मैंने बहुत दफ़ा उनको माफ़ किया कि आगे हम न्यू ज़िंदगी के बढ़ाते हैं, हो सकता है मेरी कुछ गलतियाँ होंगी जिसकी वजह से आपने ये स्टेप लिया होगा तो हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फॉर अ ईयर और 1.5 ईयर हमने उस तरीके से भी मैंने कंटिन्यू रखा था अपनी रिलेशनशिप को, लेकिन वो दिन ब दिन जो है टॉर्चर बढ़ता जा रहा था। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जो रिलेशनशिप थी वो इतनी टॉक्सिक हो चुकी थी कि अब अंडरस्टैंडिंग आप साथ रह नहीं सकते थे। तो अच्छा, बच्चे कितने हैं आपके? किया, एक ही मेरी बेटी है। कितनी बड़ी है? इस वक्त वो 8 साल की होने वाली है और पिछले 1 साल से मैं उनसे मिल नहीं पाया हूँ। आप अच्छा, तो आप ये जो अदालती निज़ाम है इससे मुतमईन नहीं है? नहीं, मैं यहाँ पे सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्लेम किया जाता है और जज साहब उसी की चीज़ को रिस्पेक्ट करके जो है आपके साथ मेल के पर जो है ना वो मेल के साथ कोई इमोशंस कनेक्ट नहीं होते हैं। ये मेरे भाई जो है ये कहना चाह रहे हैं कि मर्दों के साथ जो है वो इंसाफ नहीं होता और ख़वातीन को जो है वो थोड़ी सी हमदर्दी ज़्यादा मिल जाती है और उनकी मैरिज के जो केसेस होते हैं और उनके साथ जो है इनका कहने का मकसद ये है कि इनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा और दोनों को बराबरी की सतह पे इंसाफ नहीं दिया जा रहा है। ये मर्द हैं तो इन पे बोझ ज़्यादा डाला जा रहा है। तो एक बात मेरे जहन में आ रही है, आप कह रहे हैं कि मैं पिछले 1.5 साल से जो है कोर्टों के चक्कर काट रहा हूँ, तो आपका घर कैसे चलता होगा, आपकी नौकरी कैसे हो रही होगी? मुझे बहुत दफ़ा अपनी जॉब के ऊपर जो है ना टफ टाइम मिला है और मुझे कहा गया है या तो आप जॉब छोड़ दें और अपनी पर्सनल लाइफ को जो है वो पहले मैनेज कर लें, उसके बाद आप कहीं पे जॉब कंटिन्यू कर लीजिएगा। एक बहुत प्रेशर के साथ जो है ना वो मुझे आना पड़ता है। और आज भी आप देख लें कि जिस तरह की वेदर कंडीशन है कराची की, इतनी बारिशें हो रही है और मैं सुबह से यहाँ पे आया हुआ था इस हालत में भी कि मुझे मेरे दोनों केसेस के लिए अपनी अटेंडेंस मार्क करवानी थी। जैसा कि नाज़रीन आपने इस नौजवान की ज़बानी सारा कुछ सुना कि ये किस तरह से 1.5 साल से तकरीबन कोर्ट्स के चक्कर काट रहा है और इसके मुताबिक कि जिस दिन से केस मेरा शुरू हुआ था वो आज तक उसी तरह पहले जीने पे ही खड़ा है। तो नाज़रीन हम भी अपने प्रोग्राम में ये कहते हैं कि पाकिस्तान की अदलिया और जो हमारा ये निज़ाम सिस्टम है अपना अदालतों का इंतहाई सुस्त और नाक़िस हिकमत अमली का शिकार है। और जिस तरह के हम आज मौजूद हैं यहाँ पर बिनते काजिम बच्ची के जो अगवा हुआ था और उसकी जो मुलजिम ज़हीर से शादी हुई थी, आप उस केस को भी देख लें कि 5वां महीना शुरू हो चुका है और वो केस जो है आगे नहीं बढ़ रहा है। जहाँ उम्मीद होती है कि केस अब आगे बढ़ेगा वहीं कुछ ना कुछ दूसरा साइड पे चला जाता है। और गुज़िश्ता 4 महीने से तो हम बहैसियत जर्नलिस्ट इस केस पे जो है अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। देखते रहिए हमारा पाकिस्तान टीवी चैनल। अपने अतराफ़ में बसने वालों का बहुत सा ख्याल रखिए, खुशियाँ बांटिए, खुशियाँ समेटिए और मुझे भी दुआओं में याद रखिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।